इंजीनियरिंग करना है ये तो 100% श्योर था क्योंकि बचपन से ही इंजीनियरिंग का कीड़ा था। बट आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा इसकी मुझे 99.95% श्योरिटी थी। आईआईटी तो सुपर स्मार्ट बच्चे जाते हैं, इतना टफ कंपटीशन है। अगर नहीं हुआ तो 2 साल की मेहनत, कोचिंग की फीस सब वेस्ट। मैंने उसके बाद सिर्फ ट्राई नहीं किया, मैंने बस अपना बेस्ट दिया। कई डिस्ट्रैक्शन से लड़ लिया, पड़ोस की रिया प्रिया सबको गुड बाय कर दिया। जो जेई मुझसे मांगी सब उसको दिया एंड फाइनली आईआईटी रैंक जीत लिया। मेरे पापा ने भी आईआईटी एंट्रेंस के लिए ट्राई किया था अपने टाइम पे। उनका सिलेक्शन तो नहीं हो पाया था, पर उनका आईआईटी जाने का सपना मेरे द्वारा पूरा हो पाया। अगर मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। किताबों के बीच यूं उलझना होगा। बस यकीन रख मेरे दोस्त, तुझसे नहीं तो और किससे होगा। नमस्ते सबको, मेरा नाम है दर्श प्रकाश पटेल। आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। एक दौर था जब मैंने भी अपनी जेई की तैयारी की, पुणे की कोचिंग आईआईटी प्रशिक्षण केंद्र से। जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 454 के साथ मेरी जेई की यात्रा संपूर्ण हुई और अब आईआईटी की सुनहरी यात्रा को जी रहा हूँ। आई वॉज नॉट लाइक दोस कन्वेंशनल टॉपर्स जो 7th 8th से एचसीवी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 11th में जब मैंने अपनी जेई की तैयारी शुरू की तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे शब्द भी मैंने कभी नहीं सुने थे। 90 डिग्रीज के बाद के एंगल्स के लिए साइन कॉस डिफाइंड होता है ये भी नहीं पता था। एनटीएससी जैसी कोई एग्जाम होती है ये तक नहीं सुना था। इसलिए जो पाया, जो सीखा, सब कुछ इन 2 सालों में। आईआईटी तो मेरे से नहीं होगा। आईआईटी तो सुपर स्मार्ट बच्चे जाते हैं, मैं तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर लूंगा। कैसे एक बच्चा जो आईआईटी के नाम से डरता था, उसने ऑल इंडिया रैंक 454 के साथ आईआईटी क्रैक करके दिखाई। संघर्ष और आत्मविश्वास से भरी मेरी खुद की ये कहानी आज प्रस्तुत करने आया हूं। दिसंबर 2020, एंडिंग ऑफ 10th एंड बिगिनिंग ऑफ फैमिलीज इंसिस्टेंस टू डिसाइड फ्यूचर गोल्स। इंजीनियरिंग करना है ये तो 100% श्योर था क्योंकि बचपन से ही इंजीनियरिंग का कीड़ा था। बट आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा इसकी मुझे 99.95% श्योरिटी थी। आईआईटी तो सुपर स्मार्ट बच्चे जाते हैं, इतना टफ कंपटीशन है। अगर नहीं हुआ तो 2 साल की मेहनत, कोचिंग की फीस सब वेस्ट। जब भी रिलेटिव्स मेरे घर आते थे और पेरेंट्स से पूछते थे कि अभी आगे क्या करेगा, ये कौन सी स्ट्रीम लेगा, क्या डिसाइडेड है इसके फ्यूचर गोल्स, तो वो कहते थे आईआईटी एंट्रेंस के लिए ट्राई करेगा। बट मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था विद दिस वर्ड आईआईटी। अगर नहीं हुआ तो यही लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा। मैं इस जेई की तैयारी करने से भी कतराता था। इट वॉज एट दिस जंक्चर दैट माई मॉम केम टू द रेस्क्यू। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया ये कहते हुए कि दर्श एक बार ट्राई तो कर, नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक कोचिंग तो लगा। अगर इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो दे आर नॉट समथिंग वेरी स्पेशल टू यू, एक बार ट्राई तो कर। मैंने उसके बाद सिर्फ ट्राई नहीं किया, मैंने बस अपना बेस्ट दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंजॉय करके जिया। गुड डेज, बैड डेज, अप्स एंड डाउन सब सह लिया। कई डिस्ट्रैक्शन से लड़ लिया, पड़ोस की रिया प्रिया सबको गुड बाय कर दिया। जो जेई मुझसे मांगी सब उसको दिया, अपने गुरुजनों की वाणी को अमृत बनाकर पिया एंड फाइनली आईआईटी रैंक जीत लिया। एज आई ऑलरेडी सेड, 2 साल पहले मैं 99.95% श्योर था कि आईआईटी तो नहीं होना मेरे से। 2 साल बाद आई गॉट 99.95 परसेंटाइल इन जेई मेंस। जिन रिलेटिव्स के साथ आई वॉज वंस अनकंफर्टेबल इवन डिस्कसिंग दिस वर्ड आईआईटी, आज मैं मन ही मन चाहता रहता हूँ कि जब भी वो घर आए वो पूछे कि बेटा कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, एंड मैं बड़े शान से और गर्व से कहता हूँ आईआईटी बॉम्बे। मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने भी अपने टाइम पे आईआईटी एंट्रेंस के लिए ट्राई किया था। तब तो जेई की कोचिंग्स वगैरह ऐसी सिस्टम नहीं थी, तो उन्होंने अग्रवाल क्लासेस की फाउंडेशन, अग्रवाल क्लासेस के करस्पॉन्डेंस कोर्स लिया था। 11th के 1-2 महीने बीत चुके थे मेरी प्रिपरेशन के, और एक दिन पापा अपने टाइम की जेई की किताब लेकर आए। अपने दिनों को याद करते हुए मुझे बोले कि बेटा तेरी मेहनत देख मुझे ये यकीन हो रहा है कि तू आईआईटी क्रैक कर लेगा। उनकी ये बात मुझे छू गई। If he trusts in me, then I have to work damn hard to prove it. The only person who wants you to be better than him is your father. उनका आईआईटी जाने का सपना मेरे द्वारा पूरा हो पाया और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे कहा गया था यहाँ पे टू शेयर माई स्टडी मेथोडोलॉजीज एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज।
मेरा ऐसा मानना है कि आई डोंट हैव एनीथिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू ऐड देन एनी ऑफ द 100 ऑफ पास्ट स्पीकर्स ऑन दिस वेरी स्टेज। मेरा मानना है कि हर एस्पिरेंट अनोखा होता है। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, हर किसी का अपना पैटर्न होता है, हर किसी का अपना लर्निंग कर्व होता है। जैसे कहावत है ना, डोंट ट्राई टू फिट योरसेल्फ इन अदर्स शू, वैसे ही अगर कोई स्ट्रैटेजी किसी को टॉपर बना सकती है तो किसी को रेस से भी बाहर निकाल सकती है। तो आप जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स में dy/dx से फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते थे, वैसे ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई कीजिए, अलग अलग टाइम टेबल ट्राई कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए, एंड देन यू विल गेट समथिंग विच इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर यू। अगर मैं अपनी बात करूं तो 11th के स्टार्टिंग से ही मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, ब्रह्म मुहूर्त में चुपके से पढ़ने लग जाता था, क्योंकि अगर मम्मी पापा उठ जाते थे तो डांट लगाते थे कि थोड़ा और रेस्ट कर ले, बीमार पड़ जाएगा। कभी कभी तो छत पे चला जाता था। हर कोई पड़ोस में सोया होता था, पड़ोस की हर लाइट बंद होती थी, पर ठंडी ठंडी हवाएं होती थी। एक छोटा सा बल्ब था टेरेस पे, उसकी रोशनी में पढ़ने में इतना आनंद मिलता था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, इतना कॉन्फिडेंस मिलता था कि इतनी मेहनत के बाद अगर मुझे सिलेक्शन ना दी तो भगवान खुद निराश होंगे। कोचिंग के शुरुआत के दिनों में मैं एक मीडियोकर बच्चा था। चीजें जल्दी समझ नहीं आती थी, इसलिए डाउट्स बहुत पूछता था टीचर से। मेरे हर प्रश्नों का मेरे टीचरों ने काफी एंथुजियास्टिकली उत्तर दिया। मैं आज थोड़ा बहुत जो कुछ भी हूं, अपने टीचरों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की वजह से हूं। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर रखना, कभी भी किसी डाउट को मन में मत रखना, डाउट पूछने से मत हिचकिचाना। डाउट पूछूंगा तो लोग जज करेंगे तो करने दो। जिस दिन आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा और उनका नहीं, तब इन बातों को याद करना। द मैन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, द मैन हु डजंट इज अ फूल फॉर अ लाइफ टाइम। मैं नहीं कहूंगा, आप खुद चुनना आपको क्या बनना है। कोविड में फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी। कोचिंग में एडमिशन तो ले लिया था, इसलिए एक दिन मैनेजमेंट को एक मेल लिखा। रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, माई सेल्फ दर्श प्रकाश पटेल, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इन योर कोचिंग। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में एक लाइन लिखी थी जो आज भी मुझे याद है। प्लीज प्रोवाइड मैक्सिमम स्कॉलरशिप एज मच एज पॉसिबल सच दैट मनी डजंट बिकम अ हिंड्रेंस इन माई पाथ टू परस्यू माई ड्रीम फॉर आईआईटी। काफी बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द एक सेंटेंस में डाल दिए, ये उम्मीद से कि उनको लगे स्मार्ट स्टूडेंट है। कुछ दिनों बाद उनका रिप्लाई आया जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि टॉप 10 में आओगे तो इतनी और टॉप 20 में आओगे तो इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, कोचिंग के स्टार्टिंग के दिनों में मैं एक मीडियोकर बच्चा था। क्लास में बच्चे हाईफाई डाउट्स पूछते थे, वो फाउंडेशन करके बैठे थे, आगे का पढ़ के बैठे थे, काफी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। लॉजिकल माइंड ने कहा कि टॉप 10-20 में आना तो पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ दे, ये स्कॉलरशिप तो नहीं मिलनी। पर सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती तो पापा के पैसे बचते हैं। जिस बच्चे को 11th की स्टार्टिंग में टॉप 20 में आने का भी यकीन नहीं था, वो फाइनली जाके कोचिंग का टॉपर बना। वापस से जाके उनके उस मेल को खोला, तब अब समझा कि तब तो इमेच्योरिटी थी, उनकी उस कंडीशन को इनडायरेक्ट नो समझता था। पर अब जाके रियलाइज हुआ, अब जाके मैच्योरिटी आई कि अगर बिना किसी कंडीशन के वो स्कॉलरशिप दे देते तो आज शायद यहाँ ना खड़ा होता। मैं मेरी कोचिंग का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कंडीशन के जो मुझे रखी, ये कंडीशन जो इम्पोज की, उन्होंने मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग जलाई। मेरे विचारों में आज के दौर में सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज्ड एस्पिरेंट वो है जिसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। वी नीड सर्कमस्टांसेस दैट पुश अस टू आवर नेक्स्ट लिमिट्स। अब मैं गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहूंगा, डिस्ट्रैक्शंस। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है, इसे खुद भी अनुभव किया है, और इसी के कारण आज इस पे बोलना चाहूंगा कि मेरे विचारों में आज के युग में जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा शत्रु है यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील्स। द प्रॉब्लम विद दिस शॉर्ट कंटेंट इज दैट इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन हर 30 से 40 सेकंड्स में, जो कि जेई प्रिपरेशन आपको शायद ना दे पाए। अगर किसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो बहुत देर तक इसमें एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, बहुत देर तक सोचना पड़ सकता है, बहुत देर तक हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, और फिर जाके आपको वो चीज़ चमकेगी। बट शॉर्ट कंटेंट का एडिक्शन वो फाइटिंग स्पिरिट को मारता है, वो फाइटिंग एबिलिटी को, वो ज़्यादा देर तक बैठने की शक्ति को मारता है। रैपिड स्क्रोलिंग ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस।
अगर आप एग्जाम हॉल में गए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, टफ लगा, स्विच करके सेकंड में गए, सेकंड भी टफ लगा, स्विच करके थर्ड में गए, वो भी टफ लगा, स्विच करते करते यू विल एंड अप स्किपिंग द एंटायर पेपर इफ यू डोंट हैव द कामनेस एंड पेशेंस टू रीड अ क्वेश्चन कंप्लीटली एंड स्पेंड सम टाइम पीसफुली थिंकिंग अबाउट इट। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये शॉर्ट्स और रील स्क्रॉल करने की क्षणिक खुशी कुछ भी नहीं है अपने हाथ में आईआईटी रैंक पकड़ने के सामने। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जेईई एडवांस हर साल पैटर्न बदल देता है। कभी ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाते बराबर एग्जाम क्वेश्चन पेपर के सामने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की काबिलियत रखें। इसी पे मेरे सर कहा करते थे कि जो भी स्टूडेंट युद्ध लड़ने जा रहा है, जो भी एग्जाम हॉल में जा रहा है, उसका माइंडसेट होना चाहिए काम, कंपोज्ड, सेंटर्ड एंड येट डायनामिक। अब बात करता हूँ सिली मिस्टेक्स के बारे में। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में अटकते हैं, इसी के कश्मकश में रहते हैं, क्योंकि यही होती है सबसे पेनफुल मिस्टेक्स। क्योंकि अब में कुछ चीज़ आती है और जो चीज़ हमें पॉजिटिव में मार्क्स दिलवा सकती है, वहाँ हमें मार्क्स गवा के आने पड़ते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो सिली मिस्टेक्स पे हमें अगर काबू करना है खुद को, अगर सिली मिस्टेक्स पे विजय पानी है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सिली मिस्टेक्स किस कारणवश होती है। सिली मिस्टेक्स होती है बिकॉज आवर माइंड इज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे थॉट्स जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ अलाइन नहीं है। या तो हम पिछले प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कैलकुलेशन वहां सही से की थी, या आगे के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं कि इतना टाइम बचा है, इतना कुछ करना है। तो ये पास्ट फ्यूचर का खेल है। हमें हमारे कॉन्सेंट्रेशन को करंट प्रॉब्लम के साथ सिंक्रोनाइज करना है। और बेस्ट सिंक्रोनाइजर क्या है? आपकी ब्रेथ। द ब्रेथ इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वेन एवर यू फील रेस्टलेस, जस्ट क्लोज योर आईज, 30 सेकेंड से 1 मिनट का पॉज लीजिए, अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नॉर्मल गति से ब्रेथ ले रहे हैं, वही गति से सांस लीजिए और बस फोकस कीजिए अपनी ब्रेथ पे। आप खुद अनुभव करना द कामनेस एंड क्लैरिटी दैट यू विल गेट। चूंकि अभी जेईई मेंस दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो एक एडवाइस देना चाहूंगा जो मुझे अपने गुरुजनों ने दी थी कि एक A4 साइड चार्ट पेपर लीजिए, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनाइए। एक्स एक्सिस में होनी चाहिए वो चीज़ें जो आपको आती है, और वाई एक्सिस में होनी चाहिए वो जो चीज़ें वो आपको भाती है। सो एक्स एक्सिस का राइट मोस्ट पार्ट होगा जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और वाई एक्सिस का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लुभावित करती है, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है आपका। अब अपने सारे जो मेजर चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उनको कलेक्ट कीजिए और इन 4 क्वाड्रेंट्स में प्लेस कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजुअली ये माना जाता है कि वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो आपको पसंद नहीं आती उस सेक्शन में रखिए। फिर अगर कुछ जैसे रोटेशन मोशन है, मुझे पसंद तो बहुत था पर उतनी स्ट्रेंथ अगर नहीं हो आपकी, तो वहाँ पे रखिए। लुभावित तो बहुत करता है पर स्ट्रेंथ मेरी कम है उसमें। ऐसे अगर आप सारे चैप्टर्स को इन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर आपको एक काफ़ी क्लियर अंदाज़ा मिलेगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट्स मारने हैं हमें। मेरे मानने में कि जो चीज़ आपको पसंद भी है और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, उन चीज़ों पे अभी और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि हमारा ऐसा ही होता है, जो चीज़ें पसंद होती है हमें बार बार उसी को करने की इच्छा होती रहती है। मैंने भी इसी चीज़ को फेस किया था, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जो चीज़ आपकी वीक है पर आपको लगता है कि ये मैं अच्छी कर सकता हूँ, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसे करके आप अपनी एफिशिएंसी को, अपने अपने स्कोर्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। ऑल्सो समटाइम्स ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन वी लूज द मोटिवेशन टू कीप गोइंग। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो लो फेज आएगा, कभी कभी बर्नआउट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा छोड़ देते हैं ये सब। एट दैट टाइम द ओनली फ्यूल दैट विल कीप यू प्रोपेलिंग इज बाय थिंकिंग ऑफ योर सक्सेस डेज। उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन आपके हाथ में आपकी आईआईटी रैंक होगी। मैं भी ऐसा ही करता था। जब भी इमोशंस के बहाव में फंस जाता था, जब भी लो फील करता था, एक किताब उतारता था, एक डायरी उठाता था और उसमें वो पंक्तियां लिखता था जिसे उस दिन बोलूंगा जिस दिन जेईई में सफल होऊंगा। और ऐसा हुआ भी। जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल खोली, IITians पॉडकास्ट नाम से। आज भी उसे चलाता हूँ। जिन पंक्तियों को तब लिखा था, आज उन्हें शब्द दे देता हूँ, शब्दों में बयां करता हूँ। तो विजुअलाइज योरसेल्फ एज सक्सेसफुल and never let the fear of losing be greater than the excitement of winning. अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि the man who loves walking will reach farther than the man who just loves the destination. अगर जिस एस्पिरेंट ने जेईई की अच्छी तैयारी की है, उसको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुई है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, चीज़ों को जल्दी समझने की एबिलिटी डेवलप हुई है, उसके बाद आपके जीवन की कश्ती आईआईटी से होकर गुजरे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जेईई ये जंग लड़ना ही अपने आप में बड़ी बात है। आईआईटी क्लियर हो या ना हो,
जेई की तैयारी मात्र ही इंसान में ये कॉन्फिडेंस दे जाती है कि भविष्य में कोई भी चैलेंज आए, आप जीतोगे हारोगे दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स इन दैट चैलेंज, बट आप डेफिनेटली भागोगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस देती है आईआईटी जेई की प्रिपरेशन। फाइनली मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस स्टोरीज को सिर्फ पैसिव मोटिवेशन के लिए मत देखिए, उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करिए। चंद पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा कि सफलता के किस्से हम तो बस सुनते रह गए, सफलता के किस्से हम तो बस सुनते रह गए, परिश्रम के किस्से तो बस किस्से बनकर रह गए। सफल व्यक्ति की मेहनत तो देखिए, सफल व्यक्ति की मेहनत तो देखिए, अपनी सफलता का किस्सा खुद अपने हाथों लिखिए। थैंक यू वेरी मच जोश टॉक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए।